तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। बच्चों, आप सभी लोग बुक के साथ साथ पेंसिल भी लेकर बैठिए ताकि जो प्रश्नावली है, जो मुश्किल शब्द हैं, उनको मार्क कर सकें और उनका अर्थ भी लिख सकें हैंड टू हैंड। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग एक जगह का नाम है। का रास्ता जब नहीं खुला था तब नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत की ओर आया जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। कभी कभी इसमें चीनी पलटन भी रहा करती थी। पलटन यानी फौज। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। ये जो वर्णन है वो ये कभी कर रहे हैं आजकल यानी बहुत पहले, जब उन्होंने उस यात्रा को किया था। दुर्ग यानी किला। किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। परित्यक्त यानी सुनसान, त्यागा हुआ, जहाँ पर कोई ना आता जाता हो। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। हम का मतलब जो लेखक हैं राहुल जी, वो और उनके मित्र सुमति, यहाँ पर इन दोनों ने ही इस यात्रा को पूरा किया है, इसलिए जगह जगह पर इन्हीं दोनों का यहाँ पर वर्णन है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें थी और कुछ आराम की बातें भी थी। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। वहाँ ना औरतें पर्दा करती थी और बहुत ही मेहमान नवाजी करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को तो लोग चोरी के डर से अपने घर के भीतर नहीं आने देते, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक सा थोड़ा सा भी ठीक है तो वो घर के अंदर जाकर चाय भी बनवा कर पी सकता है। घर की बहू या सासू को आप अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपको उसके पका कर देगी। आप उसे मक्खन, सोडा, नमक जो भी चाहे दे दीजिए, वह उसको पकाकर आपको मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख कर आपको दे देगी। यदि आपको लगता है कि आपने जो सामान दिया है वो पूरा नहीं पड़ा है, तो आप अंदर घर जाकर उस सामान को देख सकते हैं और अपने आप उसमें डालकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने के बाद नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब वो लोग चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब है जो रास्ते में जो जाता है तो उससे कुछ पैसा लिया जाता है, उसे राहदारी कहा जाता है। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति यानी लेखक का दोस्त, सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। चूँकि सुमति उनका दोस्त था, उसकी वहाँ बहुत जान पहचान थी, इसलिए उनको वहाँ पर रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं। जब वो वापस लौटे थे तो उस समय भिखमंगे नहीं थे, उस समय वो वापस एक घोड़े पर सवार होकर आए थे। लेकिन जब वो गए थे तो एक भिखमंगे के छद्मवेश में गए थे और हम गाँव के सबसे करीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत लोगों के उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत ही कम होश हवास को दुरुस्त रख। छंग यानी ताड़ी यानी शराब। उस जमाने की जो शराब है उसको उन्होंने छंग कहा है। अब आगे कभी बताते हैं कि अब हमें सबसे विकट ढांडा यानी ऊंची नीची जमीन, जैसे पहाड़ की ऊंची नीची पथरीली जमीन होती है उसे ढांडा कहा जाता है। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह है। अगर तिब्बत में खून भी हो जाए तो भी बिल्कुल पता नहीं चलता। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। तब लेखक ने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर यानी लंगकोर एक जगह का नाम है तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी जाए और उस पर बैठकर यात्रा भी कर सकेंगे। दूसरे दिन जब वो घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले तो ढांडे से पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त ढांडे के ऊपर जा पहुँचे। तब वो उस समय समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट ऊंचे थे। उनके दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर, श्वेत यानी सफ़ेद रंग के, शिखर यानी पर्वत, भीटे की तरह दिखने वाले पहाड़। भीटे यानी एक टीले जैसा ऊंचा स्थान, उसे भीटा कहा जाता है। भीटे की तरह दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी।
उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती। सर्वोच्च स्थान पर ढांडे के देवता का स्थान था, जहाँ पहाड़ों पर सबसे ऊंचा जो स्थान होता है वहाँ पर वो लोग मंदिर बनाते हैं, इसीलिए वहाँ पर उनके ढांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवर के सींगों, रंग बिरंगी कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब उन्हें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल। जब आप उतरते हैं तो बहुत आसानी से उतरते हैं, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत चढ़ने में मुश्किल होती है। इस तरह लेखक भी बहुत आसानी से नीचे उतरने लगे। शायद दो एक सवारी साथी उनकी ओर चल रहे थे। उनका घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझाया कि शायद चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह घोड़ा बहुत पिछड़ गया और मैं दोंग की वस्तु इसमें जो है एक उपन्यास था, डॉन क्विक्सोट उसका नायक है जो घोड़ों पर चलता है। इसमें इसलिए उन्होंने उसका नाम लिया है कि वह उसकी तरह घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब वह घोड़े को जोर देने लगता तो घोड़ा और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, फूट यानी बस दो रास्ते जा रहे थे। तब वो बाएं का रास्ता लेकर 1.5 मील आगे चला गया। आगे घर पहुंचने पर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था। मैं का मतलब इसमें राहुल जो लेखक हैं उनका वर्णन है। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति उनका वेट वहाँ कर रहे थे, क्योंकि उनका वो रास्ता भटक गए थे। उनके दोस्त दूसरे रास्ते पर निकल गए थे और वो दूसरे रास्ते पर। जब वो वापस आए तो सुमति उनके मित्र उनका वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में थे। सुमति यहाँ पर उन्होंने उनका वर्णन एक मंगोल की तरह किया। जैसे मंगोलों का मुंह लाल होता है, सुमति एक मंगोल थे, इसलिए उनका भी मुंह भी वैसे ही लाल था। अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टुकड़ी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मतलब सुमति उनके जो दोस्त थे वो गुस्से में लेखक को कह रहे हैं कि मैंने तापते तापते 2 टोकरी कंडे को जला डाला और कई बार चाय को गर्म करके भी पी लिया और आप तब तक नहीं आए। तो लेखक ने कहा, मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, कितना आराम आराम से आ रहा है। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ पे उनके यहाँ यजमान थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा वहाँ की एक डिश है जिसे वो खाते हैं। अब वो तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम पड़ता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी और मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के कितने यजमान थे। उनका जो दोस्त सुमति था वो तो वहाँ जान पहचान का था, तो उनके वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। यजमान मतलब सुमति एक पंडित थे और उनके यजमान जहाँ वो पूजा पाठ करते थे वहाँ पर वो लोग रहते थे। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, यानी वो हाथों पर कलावा बांधते हैं, वो इस तरह के वो कलावे साथ लेकर आए थे, वो ख़त्म नहीं होते, इतने सारे यजमान थे। क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे, यानी अगर वो ख़त्म हो जाता था तो उसी कपड़े से वो नया गंडा बनाकर अपने यजमानों को दे सकते थे। वह और यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि वो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें ही गंडे बांट देना और इधर उधर के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्होंने भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया यानी कुली, ताकि वो उनका सामान लेकर ऊपर चढ़ सके, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी कुली नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप तो बहुत ही कड़ी मालूम पड़ती थी। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले फिर तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट यानी आपका माथा। इसमें कवि कह रहे हैं लेखक कि उनका जो इस यात्रा में उनका सिर, उनका माथा धूप की तरह जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ, और जहाँ धूप नहीं थी वो जगह ठंडी हो रही थी और जहाँ सामने सूरज था वो जगह बहुत गर्म हो रही थी। फिर उसमें उन्होंने पीठ पर अपनी चीज़ें ला दी, हाथों में डंडा लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वहाँ एक और यजमान से वो मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना बनाकर वो वहाँ चले गए। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठ के बिहारों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खुद खेती करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया
भिक्षु नम से बड़े ही भद्र पुरुष थे, वह बहुत प्रेम से मिले। वो कवि के पास मिलने आए। हालांकि उस वक्त उनका भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ ख्याल भी रखना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर यानी महात्मा बुद्ध ने अपने हाथों से जो प्रतिलिपियां लिखी थी वो वहाँ पर उस मंदिर में हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो जहाँ पर वो लेखक ठहरे हुए थे उसी मंदिर में वो पोथियाँ रखी हुई थी। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक करके पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। फिर भी उन्होंने, सुमति ने अपने आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, इसमें इसका मतलब है अब मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी जो लेखक थे उनको पोथियाँ पढ़ने का बहुत लालसा जागी और वो उन पोथियों को पढ़ने लगे और उसमें इतना समा गए, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन और लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। उनके जो मित्र थे सुमति, वो 2-3 दिन बाद ही वापस चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये थी कहानी लहासा की ओर, जिसमें जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। जो राहुल सांकृत्यायन जी थे, उनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जो मूल नाम था वो केदार पांडे था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख लिया। और ये उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। इन्होंने जो भी रचनाएं की वो घुमक्कड़ शास्त्र यानी यात्राओं से संबंधित थी। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे और भी आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको आगे और भी ऐसे ही वीडियो देखती रहूँगी।